लिखने वालों को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ के यहाँ तारीख़ी शऊर बहुत उम्दा है, फ़लाँ के यहाँ सियासी शऊर बहुत आला है, फ़लाँ का समाजी शऊर बहुत गहरा है। इसी तरह जब हम शेर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि शेर शऊर से निकला है। इसी तरह और हवालों से बात करते हुए हम शऊर के साथ कभी तहतुश शऊर और कभी लाशऊर की बात करते हैं। इस जैसी बहुत सी बातें हमारे इल्मी, हमारे अदबी माहौल में हमारे आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ख़ुद शऊर क्या है। हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जनाब इदरीस आज़ाद साहब के साथ। इसका उन्वान है शऊर की बात। शऊर के हयातियाती और नफ्सियाती हवालों से जो उसका तारुफ़ है उस पर मबनी ये पहली गुफ्तगू आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब इदरीस आज़ाद के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आप मेरे बहुत से सवालात जो हैं उनके जवाबात के लिए मौजूद रहते हैं। मेहरबानी आपकी, सोचते हैं, पढ़ते हैं और फिर आकर हमें इस्तिफ़ादे का मौका देते हैं। मोहब्बत आपकी। आज का जो सवाल है मेरे जहन में वो बिल्कुल एक बुनियादी नौइयत का है। ये लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते रहते हैं और ज़ाहिर इस पर कुछ पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा बहुत बात भी इस पर सुनी है, लेकिन फिर भी कुछ बातें अलग अलग जब उस्ताद की तरह आप समझाते हैं तो उनके समझने में ज़रा आसानी पैदा होती है। सवाल है शऊर के बारे में। शऊर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि इंसान में शऊर होता है, शेर शऊर से निकला है। ये शऊर के बहुत दर्जे हैं, ठीक, और उसके अलग अलग बता दी कि तहतुश शऊर है और जो है वो लाशऊर है और शऊर है, और इस तरह के ये लफ्ज़ हम सुनते रहे। तो आप आगाज़ करते हैं इस बात का कि शऊर बुनियादी तौर पर है क्या, कैसे उसको समझा जा सकता है, सादा उसकी तफ़हीम क्या है? जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा इज़्ज़त बख्शते हैं। जी सर, आपने दुरुस्त फरमाया कि शऊर के हवाले से कोई ऐसी डेफिनेशन कभी नहीं सुनने में आई जो बंदा कहे कि बस ये हो गई, ये है शऊर। तो मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का शऊर है, एक जुमला बोल रहा हूँ, कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। अब यहाँ पे जो शऊर का इस्तेमाल हुआ है ये तो वो वाला इस्तेमाल ही नहीं है सिरे से ऐसे जिसको हम कहते हैं कि शऊर, ये कोई आगाही के माने में इस्तेमाल हुआ, अवेयरनेस के माने। तो हमारे उर्दू में एक तो ये कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी पाई जाती है कि हम आगाही और शऊर को हम मानी बोलते। ठीक, इंग्लिश में अलबत्ता कॉन्शसनेस अलग चीज़ है, इनर स्टेट्स ऑफ माइंड की जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका नाम है। कॉन्शंस फिर एक और चीज़ है, ज़मीर को वो कहते हैं। इसी तरह से अवेयरनेस फिर एक और चीज़ है, और अटेंशन एक और चीज़ है कि हम उसी वक्त अपनी आंखें इधर से उधर, अपना दिमाग इधर से उधर लगाएं, तो वो अटेंशन है आगही से, आगही का नुक्ता मरकज़ी, मतलब इर्तिकाज़ जहाँ उसको। जी। लेकिन मैं जिस शऊर पे अभी बात करना चाहता हूँ, शऊर की किस्म पे, वो अंग्रेज़ी वाला कॉन्शसनेस है। ठीक है, अंग्रेज़ी वाले कॉन्शसनेस में जो मैंने जुमला बोला, इनर स्टेट्स ऑफ माइंड की ऑब्जर्वेशन। इनर स्टेट्स ऑफ माइंड क्या है? इनर स्टेट्स ऑफ माइंड है, अभी आप गुस्से में हैं, थोड़ी देर में आप खुश हो जाते हैं। बच्चा ज़रा जल्दी जल्दी बदलता है तो एक बच्चे की सोचेंगे कितनी उसकी अंदरूनी माइंड की स्टेट तेज़ी से बदल रही होती है। हम इंसानों की भी हम वक्त इनर स्टेट्स ऑफ माइंड जो है वो चेंज होती रहती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। इनकी किसी एक सेंसेशन को अंग्रेज़ी में शऊरी सेंसेशन कहते हैं। ज़रा मैं इस बात को थोड़ा वाज़ेह भी कर दूँ। सबसे पहले हमें हवा से खमसा के ज़रिए बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, फिर वो हमारे ब्रेन में प्रोसेस हो रही है, फिर वो हमारे माइंड में एक तस्वीर बना रही है। अगर आप किसी बंदे को लिटा दें MRI में और उसके सर को गौर से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, तो आपको नज़र आएगा। अभी आते हुए आपने बड़ा खूबसूरत एक शेर भी पढ़ा था गाने का कि बिजलियाँ आसमान में इस तरह मचलती थी जैसे हाथ की लकीरें। ऐसे ही बिजलियाँ उसकी कौंदे जो हैं, कौंदे बिजली के वो उसमें नज़र आएंगे। क्या ये शऊर है? सवाल। और अगर वो जो कौंदे नज़र आ रहे हैं हम उनको डीपली स्टडी कर लें, कर भी लें, यानी हम न्यूरो साइंटिस्ट हैं और हमने 20 साल लगा लिए, फ़र्ज़ कर लें हमने स्टडी कर ली कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है जी, ये एक न्यूरॉन पैदा हो रहा है और वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली लेकर जा रहा है, अगले न्यूरॉन को जब मिल जाती है तो ये एक स्पार्क सा हमें दिखाई देता है उस दौरान। इन सब को देखने के बाद भी क्या हम बता सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ माइंड को ये हमें कैसे समझाएंगे?
अब जरा ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर से देख रहे हैं ना, दूसरी तरफ वाला आदमी जो तो उसको तो अंदर से नजर आ रहा है। ये मेरा पॉइंट है कि अगर आप उसी बंदे की आंखों में पहले घुस जाएं, अंदर चले जाएं, फिर पीछे जाके बैठे उसकी आंखों के, तब जाके आप उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकते हैं कि उस तरफ से कैसा नजर आता है, उस तरफ से कैसा। तो ये एक मूवी है जो चल रही है, रंग नज़र आ रहे हैं हमें, दुनिया नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रही है, अंदर से एक वीडियो और ऑडियो विजुअल वीडियो है, यानी इसके साथ तो वो वीडियो में ऑडियो भी है ऐसे, और उसमें हम सुन रहे हैं। लेकिन जब भी हम इसकी तहकीक करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है मेरा इस कायनात को देखने का, इन रंगों को, इन आवाज़ों को समझने सुनने का, ये एक्सपीरियंस साइंटिफिक एतबार से न्यूरल एक्टिविटी में कहाँ है तो हम पिन नहीं कर सकते उससे। और इसके बारे में कहा जाता है, ये 1995 में एक बहुत बड़ा नाम है, डेविड चाल्मर, फ़िलासफ़र हैं, फ़िलासफ़र ऑफ साइंस, फ़िलासफ़र ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, दी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। उस वक्त जब वो टर्म कायम हुई तो उस वक्त शोर मच गया इसका और बड़े बड़े स्टेज लगे, बड़े बड़े सेमिनार हुए। एक सेमिनार में उनकी एक फिजिसिस्ट के साथ शर्त लग गई, बातों बातों में, हंसते हंसते, मजाक में। फिजिसिस्ट ने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये हार्ड प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा हार्ड प्रॉब्लम 10-20 सालों में हल हो जाना है, साइंस इतनी तरक्की कर गई। तो उस बंदे ने आगे से बेट लगा दी, डेविड चाल्मर ने, कि ये 30 साल में भी हल हो गया तो मैं ये तस्लीम कर लूँगा कि हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, ईजी प्रॉब्लम है। अब 25 साल हो गए हैं, 25 साल में उसने कहा। तो उनकी ये ख़बरें मैंने पढ़ी कि आ गई हैं कि वो जब उन्होंने हाथ मिलाया था हंस के, अब दोबारा टाइम आ गया एक दूसरे को बात करने का कि भाई मैं जीत गया हूँ या मैं जीत। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का यही सवाल है कि बाहर से जो वो बरकी कौंधे दौड़ रहे हैं, जितनी मैथमेटिक्स उनकी आप निकाल लें, अंदर से जो वीडियो देखी जा रही है, आप इसका क्या करेंगे। सो ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस बन गई। अब सवाल इसी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ज़रा और आगे बढ़ा। कहा क्या कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, यानी क्या फंडामेंटल है का सवाल तब उठा कि जब देखा गया फिज़िक्स में कि एक इलेक्ट्रॉन जब उसको हम फायर करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन फायर होने के बाद ये बात जान जाता है किसी तरह से कि मुझे बाहर से देखा जा रहा है या मुझे बाहर से नहीं देखा जा रहा। इसको कहते हैं क्वांटम में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, कि अगर डबल स्लिट में से आप एक फोटॉन या इलेक्ट्रॉन को फायर करें तो वो डबल स्लिट में से गुजरेगा। अगर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर रहे, आला लगा के या ख़ुद नहीं देख रहे, तो वो वेव फंक्शन के हालत में गुजरेगा और पीछे दीवार पे जब तस्वीर बनाएगा उस स्लिट की तो वेव बनाएगा जैसे पानी की मौज की बनती है। लेकिन अगर आप वहाँ डिटेक्शन लगा दें तो वो जान जाएगा और वो जानने के बाद वहाँ पीछे जाके पार्टिकल की मूवमेंट दिखाएगा, वेव की नहीं दिखाएगा, सिर्फ 2 स्लिट का निशान दिखाएगा, 2 स्लिट्स। अगर डिटेक्शन हटा दें तो वो जाएगा और बहुत सारी मल्टीपल फ्रिंजेस दिखाएगा जैसे वेव, यानी मौज में जा रहा है, मौज में जा रहा है। इसको छेड़ा तो वो कोलैप्स होगा। इसको कहते हैं रियलिटी कोलैप्स हो जाती है जब ऑब्जर्वर उसको देखता है। तो ये मतलब है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, कैमरा कॉन्शियसनेस, कैमरा कॉन्शियसनेस। इससे, ये तो आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प मिसाल ये है कि आप बोलते हुए बोल रहे हैं और सोच नहीं रहे, यानी बोल रहे हैं और अपनी लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहे। जैसे आप अंग्रेज़ी बोलने लगे, मसलन अभी आप किसी के साथ अंग्रेज़ी बोलने लगे तो अपने लफ्ज़ों में गौर शुरू कर देंगे ना, तो रियलिटी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़बान ख़राब होना शुरू हो जाएगी, उसका फ्लुएंसी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सांस ले रहे हैं, अभी आपने कभी गौर किया कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन अपनी सांस पर गौर करें तो सांसें डिस्टर्ब हो जाएंगी, कभी तेज़ हो जाएंगी, कभी स्लो हो जाएंगी। इसको कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है वो कोलैप्स कर देता है, तो वेव जो है वो पार्टिकल बन जाती है और इसलिए वो ठोस हालत में इस दुनिया का हिस्सा बन जाती है। और वेव हालत में कोई जान ही नहीं सकता, ये कायनात अननोएबल है, वही कांट वाली पुरानी। अब ज़रा देखिए क्या कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। ये सवाल इसलिए उठा कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास भी कॉन्शियसनेस है, क्या फोटॉन के पास भी, एक पार्टिकल के पास भी कॉन्शियसनेस है। अगर उनके पास कॉन्शियसनेस है तो यकीनन वो एक बारीक सतह का, छोटी सतह का, माइन्यूट किस्म का कॉन्शियसनेस होगा और वो एक्यूमुलेट होगा उसका इफ़ेक्ट, जब वो और चीज़ें उससे बनती जाएंगी, फिर लाइफ बनेगी, फिर लाइफ के आगे इंसान आ जाएगा, फिर शऊर आ जाएगा। तो वो कॉन्शियसनेस जो है चूँकि फंडामेंटल था, और जैसे एक पत्थर से, मादनियात से ज़िंदगी बन सकती है, तो फिर क्यों ना वो फंडामेंटल कॉन्शियसनेस भी इस ज़िंदगी में आ जाए। इसको कहते हैं पैन साइकिज़म। पैन का मतलब होता है तमाम, और साइकिज़म का मतलब होता है यही कि ज़िंदगी है, शऊर है उनमें।
यानी सारे शऊर मिलकर, हाँ हाँ, छोटे छोटे शऊर मिलकर बड़ा शऊर भी बनाते हैं और छोटे छोटे शऊर भी सारे बाशऊर हैं। हाँ, उसमें पैनसाइकिज्म में ये माना जाता है कि कायनात की हर चीज़ बाशऊर है, इवन कि ये मोबाइल भी बाशऊर है, ये पेन भी बाशऊर है, और इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि ये बाशऊर है। इसीलिए जो पैनसाइकिस्ट हैं वो तो बिल्कुल ही गोश्त वगैरह के नज़दीक नहीं जाते, या जो ट्रू पैनसाइकिस्ट हैं। सो पैनसाइकिज्म और फंडामेंटल कॉन्शियसनेस वाला एक नज़रिया है। ये नज़रिया बहुत से लोगों के पास है। इनमें डोनाल्ड हॉफमैन जो है वो अगरचे एक और बड़ा अलग नाम है कॉन्शियसनेस के हवाले से, और मुझे फिर बाद में याद नहीं रहेगा, मैं उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपको पहले बताता हूँ, फिर आपने याद रखना है कि अभी मैंने कॉन्शियसनेस वाली बात की। वो जो इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताते हैं ना, वो ये कहते हैं, पहली बात तो यह है कि वो इस बात के बिलीवर हैं कि ये कायनात रियल नहीं है। मतलब एक बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट, कोई एम फजूल सा फिलोसफर नहीं है। आप उसका नाम लिखें डोनाल्ड हॉफमैन अभी, तो आपको हर जगह वो नज़र आएगा, वीडियो में हर जगह, क्योंकि वो बड़ा साइंसदान है, एक बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। वो ये कह रहा है कि ये जो कायनात हमें नज़र आ रही है, जो मूवी मैंने कहा कि हम देख रहे हैं और ऑडियो सुन रहे हैं, ये कायनात वो कहता है एग्जिस्ट ही नहीं करती सिरे से। बड़ा लंबा आर्गूमेंट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारी शऊर की जो सीरीज़ है उसमें ज़रूर उनका पूरे का पूरा मुकदमा एक पूरी किस्त तफसील से आएगी, लेकिन मैं जस्ट एक टच करके निकल जाऊँ। डोनाल्ड हॉफमैन ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि ये जो साइंस है, ये साइंस तो इसलिए साइंस कहलाती है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट पर जो लैब में हो रहा है बहुत सारे इंसानी जहन गवाह बनते हैं, यानी तभी वो साइंस कहलाता है। कोई आपसे कोई कहे मेरे घर में जिन आ जाते हैं, रात को बर्तन गिर जाते हैं, तो वो दोबारा दूसरे दिन चेक करने बैठे तो नहीं आएंगे। सो कहते हैं साइंस इसको कहते हैं जिसमें कोई एक कहे कि ये मैंने चीज़ होती देख ली है, तो बाकियों को बुलाए तो रिपीटेबल तजर्बे में आप शेयर कर सकें और बार बार रिपीट कर सकें। 10 लोग पहले आपने किया, एक आया फिर किया, 10 आए 10 बार उनके सामने, हत्ता कि जब वो बार बार साबित हो तो वो साइंस कहलाती है, रिपीटेबल एक्सपीरियंस हो। डोनाल्ड हॉफमैन को जब ये बात कही जाती है इंटरव्यूज़ में, तो वो जवाब देते हैं कि जब एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं बच्चे और उन्होंने हेडसेट सर पे चढ़ाए हुए होते हैं, और कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, और जब वो लड़ते लड़ते बाइकें चलाते चलाते किसी पुल के पास पहुंचते हैं, तो जब एक लड़का कहता है कि ये जो पुल के साथ सुर्ख रंग का झंडा लगा है, सब यहाँ पहुँच जाओ, तो ऑस्ट्रेलिया वाले को भी वो सुर्ख रंग का झंडा नज़र आता है, पाकिस्तान वाले को भी वो सुर्ख झंडा नज़र आता है। जब हेडसेट सर पे चढ़े हुए हों तो गवाही पैदा करना हज़ारों लोगों की किसी एक रियलिटी पर, यह तो कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी आसानी से आप करोड़ गवाह भी वीडियो गेम खिलवा के पैदा कर सकते हैं कि यस, हम करोड़ों ने एक ऐसी रियलिटी देखी है जहाँ एक झंडा सुर्ख था, सब ने देखा है। तो ये तो ख़त्म हो गया तुम्हारा साइंस वाला वो आर्गूमेंट जिसमें आप कह रहे थे कि साइंसदान सारे मिल के जब देख लेते हैं तो वो इस दुनिया की रियलिटी की साइंस पर, ये उनका जवाब होता है एनालॉजी में उसका, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या बात। इन पे हम पूरा, मेरा ख्वाहिश है कि अगर आपके पास वक्त हो तो इन पे हम ना एक पूरी एपिसोड रखें कि डोनाल्ड हॉफमैन और क्या क्या कहते हैं। इसी तरह एक पूरी एपिसोड रखें रूपर्ट शेल्ड्रैक क्या कहते हैं, जो मॉर्फिक रेजोनेंस के साइंटिस्ट है। खैर, तो शऊर पे जो उस वक्त इनका मुझे एनालॉजी का ख्याल आया, तो उस वक्त हमारी बात हो रही थी कि दूसरा जो एलिमेंट है, एक ये है कि क्या शऊर फंडामेंटल है, दूसरा एलिमेंट ये है कि नहीं, फंडामेंटल नहीं है। बेसिकली प्लेटोनिक फॉर्म्स जो हैं, आपको याद होगा, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि अफलातून की दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया ये है जिसको वो कहता है ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, लेकिन आयान साबिता को वो कहता है वो परफेक्ट वर्ल्ड है। साबिता का मीनिंग भी यही है। तो वो कहता है जो परफेक्ट वर्ल्ड है वहाँ पे असल चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये उसकी इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं और ख़राब कॉपीज़। इसीलिए वो शायरों को और इनको भी बड़ा वो कहता है कि शायर नकल की नकल उतारता है, वो कहता है कि नकल की नकल उतारता है शायर, तो ख़राब कॉपी, दुनिया खुद ही नकल है। हाँ, तो फिर उसकी ज़िंदगी की नकल उतारता है तो नकल की नकल, तो इसका मतलब है कि वो असल से इतनी दूर हो जाती है कि 2 दर्जे दूर हो जाती है, 2 times away from reality। यस, बिल्कुल। तो वो ख़राब है, वो असल तख्लीक नहीं है। अफलातून का आर्गूमेंट है सीरियस। तो चले हम इस वक्त तो अदब पे बात नहीं करें, तो अफलातून का ये आर्गूमेंट उस दुनिया की बात करता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं अपनी असल फॉर्म में। तो ये दूसरा आर्गूमेंट जो शऊर वाले पेश कर रहे हैं वो इधर से आ रहा है। वो कहते हैं प्लेटोनिक फॉर्म ट्रू है। प्लेटोनिक फॉर्म ट्रू है जब वो पैटर्न की तलाश में होती है। इम्परफेक्ट वर्ल्ड में वो पैटर्न की तलाश में होती है। अगर एक पैटर्न, जैसे एक चीज़ पर चीज़ बैठ नहीं जाती, मास्क, हाँ, अगर एक पैटर्न उनको मिल जाता है तो वो चूँकि परफेक्ट फॉर्म है और वो हर वक्त हर जगह मौजूद है, उनके लिए स्पेस टाइम को मीनिंग नहीं रहते, तो वो पैटर्न पे अगर आके बैठ जाएं
तो वो चीज़ इमर्ज हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है रियलिटी वो वाली, कि जिसमें वो फॉर्म भी शामिल हो गई है और ये दुनिया की परफेक्शन भी शामिल हो गई। तो जितनी ज़िंदगी आई है, जितनी शऊर की किस्में, जानवरों की शऊर की किस्में आई हैं, वो सारी पैटर्न आए हैं ऊपर से, तो उनको मिला है वो शऊर। इसलिए हमें जो वो कहते हैं कि अब जो हमें मिलती है पैटर्न, वो भी प्लेटोनिक फॉर्म में मिलता है, जिसको हम कहते हैं शऊर। यानी हमारी ये मूवी चल जाती है अंदर की, वरना हमें मूवी दिखाई ना देती, हम पत्थर की तरह से होते, क्योंकि हमारा पैटर्न जो ही बनता है माइंड का, तो उसी वक्त प्लेटोनिक फॉर्म उस पर आके एडजस्ट हो जाती है। ये अब दूसरी थ्योरी है। सो आज के इस गुफ्तगू में मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस पर सीरीज़ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था तारुफी बात होगी सारी ही, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ आज की गुफ्तगू में कि ये इस वक्त 21वीं सदी का साइंस की दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। अगर आप सर्च करें इंटरनेट पे कि कौन कौन से टॉपिक इस वक्त फिज़िक्स वाले लोगों के लिए हॉट हैं, तो आपको वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस मिलेगा फिज़िक्स वाले लोगों के लिए। फिर आप कहें कौन कौन से टॉपिक्स इस वक्त बायोलॉजी वाले लोगों के लिए हॉट है, तो आपको वहाँ पे भी कॉन्शियसनेस मिलेगा। मसलन माइकल लेविन एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट है, पहले भी मैंने आपकी गुफ्तगू में उसका जिक्र किया था। अब माइकल लेविन प्लेटोनिक फॉर्म को मानता है, यानी उसकी तरफ रुझान है उसका। मानता तो क्या इन बातों को कोई अकीदे की तरह तो नहीं मानना होता, यानी उसका रुझान उस तरफ है कि जो प्लेटोनिक फॉर्म्स हैं ये तलाश में रहती है। तो अब वो देखें कि वो बायोलॉजिस्ट है और वो कह रहा है कि एक सेल भी कॉन्शियस है, और वो कह रहा है कि एक सेल भी एक खुद ही है, एक पूरा सेल्फ है। और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग तजर्बा किया है, जो साइंटिफिक तजर्बा होकर ये साबित करता है कि यस सेल एक डिफरेंट सेल्फ है। वो कैसे कि मैंने शायद पहले भी आपसे बात की होगी कि ये दो सेल हैं, मैंने ऐसे ऐसे हाथ आमने सामने किए। इन दो सेलों को जो खलिए हैं, इन दो सेलों को अगर आप इस तरह आमने सामने रखें कि इनके गेट्स जो इनमें होते हैं आयन चैनल गेट्स, जहाँ से अंदर वोल्टेज जाता है और आता है, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने ना हो तो ये सेल समझता है मैं अलग हूँ और ये समझता है मैं अलग हूँ। लेकिन अगर इनके गेटों के मुंह ऐसे आमने सामने हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दोनों में जाता है, तो ये दोनों समझते हैं कि हम दोनों मिलके एक खुदी है और हमारी जो बॉर्डर है वो ज़रा वसी है। एक सेल समझता है मेरी, अब ये साइंटिफिक प्रूफ है जो उसने कहे कि एक खुदी। अब वही सेल जब जिगर बना देते हैं तो जिगर में तो वो करोड़ों हैं, लेकिन सबके चूंकि मुंह मिले हुए हैं तो वो कहता है माइकल लेविन के पूरे जिगर के पास भी एक शऊर है। अब आखिरी बात, अब इस सवाल की आखिरी बात कि अब माइकल लेविन जब कहता है कि जिगर के पास शऊर है, ये साइंसदान है, डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट है, बड़ा आदमी है, और कहता है दिल के पास शऊर अलग है, गुर्दों के पास शऊर अलग है, और इन सब के साथ बॉडी कम्युनिकेट करती है बायो इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग के ज़रिए, और एक दूसरे की बात समझते हैं और ग्रो होते हैं। कुरान करीम ने कहा था कि तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारे आज़ाब बाशऊर हैं, यानी डिफरेंट आयात हदीस मिलाएं तो ये अखज़ किया जाता है कि हर उज़्व हमारा बाशऊर है अलग से। तो मेरा मुद्दा ये है कि कुरान ने कहा, इसने कहा तो ये ठीक हो गई बात, मैं इस तरह नहीं कह रहा। मैं सिर्फ पेश कर रहा हूँ कि रिसर्च के हवाले से इस पहलू को देखें, फिर इस पहलू को देखें, फिर प्लेटोनिक फॉर्म से आने वाली बात को देखें। मुझे तो वो फंडामेंटल वाली भी बड़ी अच्छी लगती है कि वो जो एक, तो ये मौजू हॉट है कॉन्शियसनेस का, और इसको यहाँ भी छेड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में अभी भी न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स में हैं साइंस के, थोड़े से मॉडर्न होना हमारा भी बनता है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। यानी मजबूरी बात ये बनती है कि यानी वो सारी बातें भी काबिल तवज्जो हो जाती हैं जी, जो प्योर साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में नहीं की गई। जी बिल्कुल। यानी जिनके कोई माबाद तबियाती मामलात थे, या बाज़ हमारे तवख्खुमात हैं, या बाज़ हमारे अकायद हैं, या बाज़ इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी भी किसी न किसी तरह से। देखिए ना सर, ये दो दुनियाएं तो पहले से भी कही जाती थी ना, चाहे हम प्लेटोनिक फॉर्म ना भी लें तो एज प्रोफेसर ऑफ उर्दू, क्या आपने मुतअद्दिद बार ये पढ़ाया नहीं है कि एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सो वो जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का यही वाला फ़र्क है ना, इसी फ़र्क को हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कि इनर मूवी और है और बाहर से जायज़ा लें तो वो मैथमेटिक्स और है। सो शऊर, जो पहला शऊर की जो डेफिनेशन जो वेस्ट वाला शऊर है कॉन्शियसनेस का, वो ये है कि आपकी स्टेट्स ऑफ माइंड जो है ना, ये आप अंदर से देखते हैं। अच्छा देखिए, दर्द तो पैर में हो रहा है, लेकिन क्या सचमुच में पैर में दर्द हो रहा है? जवाब यह कि नहीं। सारी की सारी न्यूरोलॉजी बताती है कि दर्द यहाँ पे पहले ट्रांसलेट हुआ है, यहाँ से एक फिर इतला गई है कि जाओ ये पैर को बता के पीछे हटा ले आग से, क्योंकि
ये गलत कर रहा है, आग के पास रख। सारे दर्द यहाँ हो रहे हैं, सारे गम यहाँ, सारी खुशियाँ यहाँ हैं। जिस्म को कुछ खिला दो, उसको जो मज़े आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जिस्म के साथ कोई भी एक्शन ले रहे हो, मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो दिमाग है ना, ये उस पेट की तरह से है कि जिसको शेफर्ड, जो यानी एक होता है शेफर्ड, एक होता है जर्मन शेफर्ड, और एक होती है उनकी भीड़ें। तो एक हो गया शेफर्ड जिसके हाथ में छड़ी है, एक उसका जर्मन शेफर्ड, और फिर उसकी भीड़ें। इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मन शेफर्ड को कंट्रोल करेगा शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड कंट्रोल करेगा भेड़ों को। अगर वो रास्ते से हटेंगी तो इधर से भाग के जाएगा, उधर से उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जो शेफर्ड है वो जर्मन शेफर्ड को कंट्रोल करेगा। अब ये मेरी बात को फिट भी करें, जो ब्रेन है ये जर्मन शेफर्ड है, जो बदन है ये भेड़ें हैं, और जो मैं हूँ कहाँ हूँ, नोबडी कैन टेल है। लेकिन जो मैं हूँ वो जर्मन शेफर्ड को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही खुद से कहूँगा कि न कर इतना गुस्सा, ये इस वक्त तेरे लिए ठीक नहीं है। क्या बात। तो वो अपने आप को, दिल को भी समझाते हैं, दिमाग को भी समझाते हैं। बिल्कुल। तो आखिरी जुमला क्या हो सकता है कि अगर सादा लफ्ज़ों में हम समझना चाहें कि शऊर क्या होता है, आपने कुछ तफसील से बात कर दी, तो हम सादा आदमी को समझाने के लिए कहाँ पे एक जुमले में बता सकते हैं? जी, शऊर है अपनी इंटरनल स्टेट्स ऑफ माइंड का मुशाहिदा करने की सलाहियत। बिल्कुल। शऊर की तारीफ़ ये है कि जो अंदरूनी आपकी बदलती ज़हनी हालतें हैं, आप उन पर गौर जब करते हैं, उनका मुशाहिदा जब करते हैं, तो ये सलाहियत आपके पास, अगर आपके पास नहीं है ये सलाहियत, तो साहिब शऊर उस तरह से आप नहीं हैं, फिर आप जानवरों की तरह से हैं। वो तो एक केंचुए के पास भी कुछ ना कुछ उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी माइंड की नहीं है, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस एक और तरह की है उसकी। तो बहुत शुक्रिया, आपने दकीक नुक्ता था, लेकिन उस पर ऐसी बातें की कि जो समझ भी आ गई कुछ मिसालों के ज़रिए, कुछ ऐसा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समझ ना भी आए तो बहरहाल वो दिलचस्प ज़रूर है। तो कुछ निकात ऐसे होते हैं जिनसे जहन के कुछ गोशे मुनव्वर हो जाते हैं, और आपको जो दूसरे उलूम हैं जो करीब करीब के हैं, मसलन अदबियात है या मज़हबियात है या साइंस है या उसका नफ्सियात है, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में जानने का, उसका फ़हम हासिल करने का मौका मिलता है। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।